यूजी एंड पीजी के रिलेटेड जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, और स्पॉट काउंसलिंग क्या है, आपका जो है पेड सीट क्या होता है, क्या ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल होती है। ये सारी डिस्कशन रहेगी आप सभी के लिए, और आप लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। और जुड़े रहिएगा चैनल पे, लगातार जो भी अपडेट्स आती है हम CUET UG एंड PG से रिलेटेड यहाँ पर देते रहते हैं। तो आप सभी को पता है कि CUET UG का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कल जो है अब ख़त्म हो जाएगा, यानी कल लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन का। और अगर आपके अभी किसी ने रिलेटिव ने अभी नहीं भरा होगा तो कल उनको मतलब बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए कि भर दे, अदरवाइज़ जो डेट है वो शायद ही एक्सटेंड है और आपका जो करेक्शन विंडो है वो 1 अप्रैल से ओपन हो जाएगा। जबकि हम बात करें पीजी का, तो पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका अप्रैल 19 तक फिल होना जो है होगा। और फिर उसके बाद हम 20 से लेके 23 तक ये देखेंगे कि आपका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो जाएगा 20 अप्रैल, और आपके उस अप्रैल से लेकर के जो है 23 अप्रैल तक ये आपका करेक्शन विंडो चलेगा। ठीक है, मे बी आपका डेट एक्सटेंड हो सकता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का, जैसे यूजी का हुआ था। ठीक है, पर अपना फॉर्म फटाफट फिल करके आगे जो है आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि काउंसलिंग के टाइम पे क्या जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो रिक्वायर्ड होंगे और आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं आपके काउंसलिंग के टाइम पे, वो आपकी 10th की मार्कशीट रहेगी। ठीक है, अपना 10th का मार्कशीट रखिएगा, 12th का मार्कशीट चाहे किसी भी बोर्ड से रहे, यूपी बोर्ड जो है आपका, CBSE, ICSE या फिर महाराष्ट्र बोर्ड, कोई भी बोर्ड रहा हो, आप किसी भी बोर्ड के हो सकते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पे एक कमेंट आया था कि मैं अगर महाराष्ट्र बोर्ड की हूँ तो क्या मैं CUET जो है PG में दे सकती हूँ या फिर यूजी में अपीयर हो सकती हूँ। तो आप किसी भी बोर्ड के भी हो तब भी आप अपीयर हो सकते हो, कोई इसमें CUET जो है वो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए है। और आपका जो है बैचलर डिग्री का मार्कशीट होना चाहिए। अगर मार्कशीट नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको जब भी आपका काउंसलिंग होगा उस समय आपको अंडरटेकिंग भरना होगा। ठीक है, अंडरटेकिंग मतलब आपका लास्ट सेमेस्टर है, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी कुछ मंथ और बाकी है जो है काउंसलिंग होने के बाद, तो आपको अंडरटेकिंग भरने के लिए दिया जाएगा और कुछ समय का टाइम दिया जाएगा, मतलब आपको कुछ समय दिया जाएगा 2-3 जो है मंथ का, कि आप जो है उस टाइम तक अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर दो। ठीक है, आपका जो स्कोर कार्ड आएगा जिसमें भी आपका है, चाहे आपका रॉ मतलब को आपका जो रॉ स्कोर है वो आए या फिर परसेंटाइल में आए, आपको अपना स्कोर कार्ड रखना होगा। और फिर जो है आपका जो एडमिट कार्ड होगा, जब आप एंट्रेंस देने जा रहे हो तो आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके जब आप सेंटर पे सबमिट करवा ले, अगर सबमिट करवा लेता है तो जब भी आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हो आप उसकी कॉपी अपने पास जो है सॉफ्ट कॉपी रखना। हो सकता है काउंसलिंग के टाइम पे जब स्पॉट काउंसलिंग होने लगती है तो ये एडमिट कार्ड का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ठीक है, और क्या चाहिए आपका, तो माइग्रेशन TC और जो है, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन जो होता है, ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट्स भी चाहिए। पर ये कंपलसरी नहीं है, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ कंपलसरी करती हैं जैसे आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट को, ठीक है, और TC को, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटी कंपलसरी करती हैं, पर इसके लिए भी आपको अंडरटेकिंग भरना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपका जब तक लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप ये कोई भी यूनिवर्सिटी देगी नहीं, तो इस वजह से इसके लिए भी आप अंडरटेकिंग भरोगे। अंडरटेकिंग एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें आप बताते हो कि आप कब तक अपना जो है अल्टीमेटली ये सारे जो सर्टिफिकेट्स है वो मतलब सबमिट कर पाओगे, जो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो। अगर आप जो है किसी कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, जैसे आप अगर SC ST OBC EWS कैटेगरी के थ्रू ले रहे हैं, तो आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने उसके बारे में वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से डेट से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे OBC NCL के लिए और EWS के लिए पर्टिकुलरली आपका अप्रैल 2022 के बाद का जो है सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 के बाद का होगा। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो काफ़ी डिटेल में बना रखा है, अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देखो। ठीक है, तो ये आपके पास सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, अब रही बात, हम बात करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। आप जैसे ही आपका स्कोर आया, अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपना एक रजिस्ट्रेशन जो है करवाती हैं। जैसे आपका JNU हो गया, BHU हो गया, ठीक है, JNU BHU DU, ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटी अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगी अपने साइट पे। तो वहाँ पर जाके अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपने अगर उसको प्रेफरेंस भी भरा था,
और उसको जो है आप उस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो कि आपको लग रहा है कि आपका जितना स्कोर आया है, सपोज़ कि 400 में आपका 200 के आसपास स्कोर है और आप चाहते हो कि आपको इन तीनों में से कोई भी मिले, तो आप इन तीनों में जाके अप्लाई करोगे। अलग अलग फ़ीस होता है, जैसे JNU का 250 रुपीज़ के आसपास है। DU अभी रखेगा इस साल क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग है। BHU का भी 200 के 300 के आसपास रहता है। तो सारे ऐसे ही आपको कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज़ में तो करने पड़ेंगे। अगर आपके से अच्छे स्कोर नहीं, अगर आपके बहुत अच्छे स्कोर है तो आप कम यूनिवर्सिटीज़ में कुछ जो है 5-6 में जो है अप्लाई करोगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करोगे। अपने जो भी कोर्सेज़, अगर आपके कोर्सेज़ इन यूनिवर्सिटीज़ में रन कर रहे हैं तो आप इसमें जाके रजिस्ट्रेशन करोगे। फिर आपका जो वहाँ पर स्कोर होगा आप बताओगे कि इतना मेरा स्कोर है, मतलब सब फॉर्म आएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो उसमें सब कुछ बताओगे। फिर उसके बाद वो कुछ दिन बाद अपनी लिस्ट जारी करते हैं कि आपका हुआ है कि नहीं, और ये लिस्ट तब तक जारी किया जाता है जब तक कि उनकी पूरी सीट फिल्ड नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर जो CUET जो स्कोर है आपका, वो सिर्फ एक मतलब CUET जो NTA कंडक्ट करवा रही है, वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है जिसको कि आपको एक कोर्स, एक जो है स्कोर अलॉट करेगी। अब वो स्कोर आपका जब आ जाएगा, मतलब आप एग्ज़ाम दे दोगे अपने हिसाब से, जो भी आपका स्कोर आएगा वो आपका आ गया। अब वो स्कोर कार्ड तुम यूज़ करोगे हर जगह जाके, जो सारी यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेटिंग है सब में जाके रजिस्ट्रेशन करोगे, उनकी फ़ीस सबमिट करोगे, रजिस्टर करोगे वहाँ पर, और वो अपनी लिस्ट जारी करेंगे जब तक उनका पूरा सीट फिल नहीं हो जाता। और फिर आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लास्ट में आपको, अगर आपका मान लीजिए कि लिस्ट में नाम आ गया और आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब मान लीजिए मिल गया, तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप जाके फिर आप वहाँ पर आपको फिर वहाँ पर डेट लिखा रहेगा उस पर कि किस दिन वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। चाहे आपका CUET, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया ना कि अभी ये सारे स्कोर के साथ, सॉरी ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, ठीक है। तो आप ऐसे जाके करवाओगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ही नहीं। तो आप अपने स्कोर के हिसाब से क्या करवाओगे, ऑफलाइन, ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन जैसे आपको जैसे मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन करके करोगे। ऑफलाइन अब ज़्यादा ऑफ़र नहीं किया जाता, ऑफलाइन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, ठीक है। जैसे BHU ने पिछले साल जो है सारा ऑनलाइन ही किया था, ऑफलाइन अब नहीं रह गया है। तो ईच यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट क्या करता है, रैंक और लिस्ट नहीं रिलीज़ करता है, ये सिर्फ ये रिलीज़ करता है अपना जो है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट होगा, वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर फ़ीस होती है आपके, तो रजिस्ट्रेशन होगा, और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है देखोगे कि आपका लिस्ट में नाम आया कि नहीं, और आपको लगातार आपके मेल पे या फिर मैसेज पे आएगा कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया है आपको अलॉट हो गया है। फिर आपको जो पसंद है वहाँ पर आप फ़ीस सबमिट करो, और आपको 2-3 दिन का फ़ीस सबमिट का डेट देगा, और फिर आप फिर जैसे सबमिट कर दोगे वैसे ही आपको फिर जाके वहाँ पर रिपोर्ट करके अपना सारा जो है काउंसलिंग पूरा करवा लेना है, और आपका वहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये जो है पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे कि स्पॉट काउंसलिंग क्या होता है। अगर इन केस कि आपका बहुत कम नंबर है, 100 के नीचे आपका मार्क्स आता है और आपको कोई भी यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं होती है, तो एक जो है स्पॉट काउंसलिंग होता है कि ऑन द स्पॉट जब सीट बहुत ज़्यादा बच जाती है किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो ऑन द स्पॉट मतलब आप जाके तुरंत वहाँ पर अपना जो भी स्कोर, अगर 100 भी है तो आप जाके तुरंत काउंसलिंग कराओगे, आपको सीट मिल जाएगा। जैसे BHU में पिछली बार मॉपअप राउंड हुआ था, ठीक है, स्पॉट काउंसलिंग आपके BBAU में हुआ था। सारी यूनिवर्सिटी अपने स्पॉट काउंसलिंग कुछ प्रोग्राम्स के लिए करवाती है जिनमें कि सीट वैकेंट रह जाती है, यानी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंट सीट द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट विल अनाउंस CUET स्पॉट काउंसलिंग। अगर अगर सीट रह जाती है तो स्पॉट काउंसलिंग आपका होगा। दोज हु वुड नॉट अलॉटेड अ सीट in a original counseling round or can participate in spot counseling by registering on offline official website of CUET participating institute. Such a candidate will have participate in CUET spot counseling round by visiting the institute and getting document verified by the institution admission of officials. अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ऑनलाइन अपने स्पॉट काउंसलिंग के लिए एक आपको पोर्टल दिखेगा, वहाँ पर जैसे BHU का स्पॉट काउंसलिंग आया तो आपको वहाँ पर BHU के वेबसाइट bhuonline.in पे जाके आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा स्पॉट काउंसलिंग वाले सेक्शन में जाके, और ये आपको ऑन द स्पॉट यानी BHU विज़िट करना पड़ेगा आपको। जिस दिन आपका स्पॉट काउंसलिंग रहेगा आप उस दिन विज़िट करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे, वेरीफाई होगा, आपको सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्पॉट काउंसलिंग का भी है, उसको मॉपअप राउंड भी कहते हैं, ठीक है। इस बार हुआ था आपके CUET 2000 जो है 22 में, ठीक है।
ये चीज़ है। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली जो रिज़र्वेशन क्या है। रिज़र्वेशन में भी कुछ जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने स्टूडेंट्स को भी रिज़र्वेशन देती है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को 25% रिज़र्वेशन देती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपकी कुछ रिज़र्वेशन प्रोवाइड करती है। तो अगर आपने जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मान लीजिए स्टडी किया और अगर आप अगले कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपको वहाँ पर आपको 25%, मतलब सभी ऑलमोस्ट मैंने सभी में देखा कि 25% आपका रिज़र्वेशन रहता है। ठीक है। आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मान लीजिए कि आपका स्कोर 140 है और किसी एक और स्टूडेंट जो कि बीएचयू से नहीं पढ़ा है उसका मान लीजिए 140 है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा जो आउटसाइडर वाला है। ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आपको जो है प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, आपके बीएचयू के स्टूडेंट होने की वजह से। तो ये पॉइंट एक रहा। अब एक और चीज़ रही कि स्पॉट काउंसलिंग हो गई और आपका बेसिकली जो एक एक्स्ट्रा पेड सीट होती है। आपको पता है कि जब आपका टोटल सीट, तो मान लीजिए एक रेगुलर सीट होती है और पेड सीट, जैसे बीएचयू में पेड सीट का प्रावधान है, बीबीएयू में है। ठीक है, ये लोग जो है पेड सीट आपके कुछ कुछ कोर्सेज में प्रोवाइड करते हैं। 10% सीट, जैसे 100 अगर सीट है तो 10% सीट का जो प्रावधान है वो आपके पेड सीट का है। मतलब मान लीजिए 100 रेगुलर सीट्स आपके CUET एम इकोनॉमिक्स में है, तो 10% जो इसकी सीट होगी वो आपके पेड सीट होगी, जिसपे बच्चे एक्स्ट्रा पैसे पे करके जाएंगे। अगर रेगुलर फीस 2452 रुपीज़ है, तो इस पे जो है पर एनम का आपके पेड सीट पे 15,000 रुपये दे के जो है स्टडी करना होगा। तो यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही प्रोवाइड करती हैं, जैसे BBAU हो गया, BHU हो गया, और एक दो और यूनिवर्सिटीज़ होगी वही प्रोवाइड करती है। तो ये है आपका पेड सीट। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इश्यूज़ है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जुड़े रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।